नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने इस मामले में भारतीय किसान यूनियन और कई अन्य किसान संघों को पक्षकार के रूप में बनने की अनुमति दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया और उन्हें कल तक जवाब देना है। कल इस मामले में फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले में एक कमेटी का गठन करेंगे जो इस मसले को सुलझाएगी। इसमें किसान संगठन, केंद्र सरकार और अन्य लोग होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत से हल फिलहाल नहीं निकलता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की बातचीत फेल हो जाएगी और ये जल्द ही राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। समिति बनाकर बातचीत से मसला सुलझाएंगे। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा राजस्थान, दिल्ली यूपी के तमाम बॉर्डर्स पर डटे किसानों ने सरकार को चिताया है। किसानों ने कहा है कि सरकार उनके आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश बंद करे। सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को लेकर किसानों ने अपने पत्र में कहा है कि उन्होंने इस प्रस्ताव को नकार दिया है, क्योंकि इसमें वही सारी बातें हैं जो पिछले दौर की बातचीत में हो चुकी हैं। किसान नेताओं ने कहा है वे बातचीत के दौरान सरकार को अपने मुद्दों के बारे में पहले ही बता चुके हैं, इसलिए वे इस प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सरकार पर उनके समुदाय के खिलाफ सहानुभूति में कमी होने का आरोप लगाया है और उन किसानों के लिए एक दिन के शोक की घोषणा की है जिनकी आंदोलन के दौरान मृत्यु होने का दावा किया जा रहा है। 35 किसान संगठनों ने कहा है कि 26 नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 20 किसानों के लिए रविवार को देश भर के गांवों में शोक मनाया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र पर उनके बनाए दबाव का ही नतीजा है कि सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सत्र रद्द कर सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। इसके साथ ही भारतीय किसान संघ टिकैत के महासचिव युद्धवीर सिंह सहरावत ने कहा, हमने प्रधानमंत्री को चुनकर उन्हें बोलने की शक्ति दी और पिछले 20 दिनों में अब तक उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को अपराध घोषित करने वाले कानून के तहत मुरादाबाद में की गई कार्रवाई चर्चा में है और इसे कानून के दुरुपयोग की मिसाल के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। पिंकी नाम की एक युवती को पुलिस ने उसके पति से अलग करके नारी आश्रय केंद्र भेज दिया था। बता दें, पिंकी पहली महिला हैं जिन्हें यूपी में अंतर धार्मिक विवाह को रोकने के लिए लाए गए विवादित कानून के तहत पति से अलग किया गया था। वहीं पिंकी का आरोप है कि नारी आश्रय केंद्र में उन्हें प्रताड़ित किया गया और उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया जिसकी वजह से उनका गर्भपात हो गया है। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि पिंकी को आखिर कौन से इंजेक्शन दिए गए थे और वे इंजेक्शन गर्भपात का कारण हो सकते हैं या नहीं। मुरादाबाद पुलिस ने अभी युवती का गर्भपात होने की पुष्टि नहीं की है। वहीं इस युवती के पति को नए कानून के तहत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उनकी रिहाई अब अदालत का आदेश आने पर ही होगी। तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक 19 से 20 दिसंबर को शाह बंगाल में रहेंगे। यहीं पर अधिकारी को भाजपा में शामिल कराया जा सकता है। बता दें कि टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने पिछले महीने ही कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। तभी से माना जा रहा था कि वे बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने मराठा आरक्षण पर बात की। इसके अलावा बीजेपी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा, वे कहते हैं कि हम सेक्युलर हो गए हैं। उद्धव ने पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए फंड की घोषणा की और कहा, इससे उन्हें समझ आ जाएगा कि हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है। उद्धव ने कहा कि राज्य में मंदिरों के संरक्षण के लिए अलग से फंड रखा जाएगा और महाराष्ट्र की संस्कृति को बचाने की कोशिश की जाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में रिपब्लिक टीवी के एडिटर एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार उल्लंघन प्रस्ताव पर विधायिका और न्यायपालिका अब आमने सामने आ गई है। एक दिन पहले ही राज्य के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि अर्नब मामले में सदन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी भी नोटिस का ना तो संज्ञान लेगा और ना ही इसका जवाब देगा। दोनों प्रस्ताव में कहा गया है कि कोर्ट के किसी नोटिस का जवाब देने का मतलब होगा कि न्यायपालिका आगे विधायिका की निगरानी कर सकती है और ये संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ होगा। महाराष्ट्र के दोनों सदनों में यह प्रस्ताव 2 दिन के शीत सत्र के आखिरी दिन को पास हुआ। इस प्रस्ताव के आने के साथ ही विशेषाधिकार उल्लंघन मामले में अर्नब की मुश्किलें बढ़ने का अनुमान है।
केरल में बुधवार को 1200 स्थानीय निकायों में 21,893 वार्डों के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। ताजा रुझानों में सत्ताधारी सीपीएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ सबसे आगे दिख रही है, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ चल रही है। रुझानों में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए काफी पीछे है। रुझानों के अनुसार 941 ग्राम पंचायत में एलडीएफ 403, यूडीएफ 341 और एनडीए 29 और अन्य 56 सीटों पर आगे हैं। इसी तरह 152 ब्लॉक पंचायत में भी एलडीएफ 93, यूडीएफ 56 और एनडीए 2 वार्ड पर आगे हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हवाई यात्रा करने वाले बुजुर्ग यात्रियों को तोहफा दिया है। देश में 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को अब एयर इंडिया की टिकट आधे दाम में मिलेगी। विमानन मंत्रालय द्वारा बुधवार को इस बारे में जानकारी साझा की गई। कोरोना का टीका लगवाने के लिए आगे आने वाले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तबीयत बिगड़ गई है। विज को मंगलवार रात को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अब तक उनका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा था। 67 साल के विज 5 दिसंबर को कोरोना पॉजिटिव हुए थे और तब उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार ने मंगलवार को प्रदेश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार में पिछले महीने संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए ने सत्ता में आने पर बिहारियों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाने का वादा किया था। कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की कोशिश में जर्मनी ने कड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया है, जिसके तहत स्कूल और गैर जरूरी कारोबार बंद कर दिए गए हैं। नए प्रतिबंध 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। क्रिसमस के मौके पर इनमें कुछ ढील मिलेगी और एक घर 4 करीबी पारिवारिक सदस्यों के साथ त्योहार मना सकेगा। जर्मनी में मंगलवार को 14,432 मामले और 500 मौतें दर्ज की गई थी। अमेरिका द्वारा तुर्की पर रूस में बने मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। तुर्की ने पिछले साल ही रूस से ये मिसाइल डिफेंस प्रणाली हासिल की थी। वहीं पाबंदी के बाद तुर्की ने अमेरिका से उसके पक्षपातपूर्ण फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में ये भी कहा गया है कि अमेरिकी पाबंदी से हमारे संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ेगा और वक्त आने पर तुर्की इसका बदला लेगा। बता दें, अमेरिका का कहना है कि रूस का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम S-400 नेटो के तकनीकी मापदंडों पर खरा नहीं उतरता और ये यूरो अटलांटिक गठबंधन के लिए खतरा है, जो कि तुर्की खरीद रहा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।